एक लड़के ने अपनी विकलांग सहपाठी के कान से उसकी सुनने की मशीन खींच ली। उसके डर के लिए लड़की शोकू खून बहने लगी। लड़का शोया वहीं जम गया। उसके दिल में एक ठंडी डर समा गई। अगले दिन शोकू स्कूल नहीं आई, लेकिन उसके माता पिता आए। उन्होंने किसी पर अपनी बेटी को परेशान करने का आरोप लगाया। प्रधानाचार्य ने तुरंत एक जांच शुरू की। सभी सबूत सीधे शोया की ओर इशारा कर रहे थे। यहाँ तक कि वे दोस्त जिन्होंने शोको के साथ उसे तंग किया था, अब कह रहे थे कि यह सब उसी का काम था। एक पल में शोया बहिष्कृत हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था। उन्होंने सबने हिस्सा लिया था, तो केवल वही क्यों कीमत चुका रहा था। जो कुछ भी शोको ने कभी सहा था, वे अब खुद उसे जी रहा था। उसके पुराने अनुयायियों ने उसे स्कूल के तालाब में धकेल दिया। उसकी पाठ्य पुस्तकें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। वहाँ पानी में शोया ने शोको की संचार नोटबुक देखी, वही जो उसने कुछ महीने पहले फेंकी थी। अब वही दर्द महसूस करते हुए जो उसने किया था, उसने उसे पानी से उठाया। उसने पन्ने दर पन्ने क्रूर शब्द देखे। पहली बार उसने समझा कि उसकी स्थिति में होना कैसा लगता है। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ को पहले से ही पता था, स्कूल ने फोन किया था। उसकी निराश नजरों के सामने शोया अपना सिर भी नहीं उठा सका। शोको के परिवार से माफी मांगने के लिए उसकी माँ ने सुनने की मशीन के लिए अपनी सारी बचत निकाल ली। उसे बार बार झुकते हुए देखकर शोया को आखिरकार एहसास हुआ कि वह कितना भयानक था। बाद में उसकी माँ और शोको की माँ अकेले बात करने के लिए चली गयी। जब उसकी माँ लौटी तो उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। ये दिखाने के लिए कि वे कितने दुखी थे, उसने अपने कानों से अपने झुमके निकाल दिए थे। उसके कानों पर कच्चे घाव देखकर शोया को ऐसा दर्द महसूस हुआ जो किसी भी अपमान से कह रहा था। उसके बाद शोया पूरी तरह से अलग थलग हो गया। हर कठिनाई जो कभी शोकू ने झेली थी, अब वह भी झेल रहा था, लेकिन उसके पास खुद के अलावा किसी और को दोष देने के लिए कोई नहीं था। एक दोपहर स्कूल के बाद वह खुद को घसीटते हुए वापस कक्षा में गया और देखा कि शोकू उसकी डेस्क से कुछ पूछ रही थी। उसकी शांत माफ करने वाली मुस्कान देखकर शोया को अचानक गुस्सा आ गया। उसे नफरत थी कि वह दयालुता से पेश आती थी। वह उसकी दया सहन नहीं कर सकता था। उस दिन उसका व्यवहार और भी खराब हो गया, लेकिन शोया को नहीं पता था कि यह आखिरी बार होगा जब वह उसे देखेगा। अगले दिन शोकू ने दूसरे स्कूल में स्थानांतरित कर लिया। उसके जाने के बाद अब कोई चुपचाप शोया की डेस्क से गालियां नहीं साफ करता था और पहली बार उसने उसमें खरोंचे गए बदसूरत शब्द देखे। बदमाशी के दिन अंधेरे और अंतहीन लगते थे। जैसे जैसे शोया बड़ा हुआ और स्कूल छोड़ दिया, वह भीड़ में चलता, ये मानकर कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। वह कहीं भी फिट नहीं हो पाता था। उसे बातचीत करना भी मुश्किल लगता था। ऐसा लगता था जैसे हर कोई उसे एक राक्षस के रूप में देखता है। उसके अतीत की गलतियां उसकी आत्मा पर निशान बन गई थी। उसने सोचना शुरू कर दिया कि शायद केवल मृत्यु ही उसे मुक्त कर सकती है। जो लड़का कभी दूसरों को तंग करता था, अब चीजों को सही करना चाहता था, भले ही इसका मतलब उसकी जिंदगी का अंत हो। उसने अपने कैलेंडर पर एक तारीख चिन्हित की। उसने अपनी पार्ट टाइम नौकरी जल्दी छोड़ दी। उसने अपनी पसंदीदा मंगा संग्रह बेच दी। उसने 17 लाख येन अपनी सारी बचत इकट्ठा की और अपनी माँ के तकिए के पास छोड़ दी जब वह सो रही थी। सब कुछ करने के बाद शोया अकेले पुल पर गया। नीचे नदी में देखते हुए उसने कूदने की कल्पना की और एक अजीब सी शांति महसूस की। लेकिन जैसे ही वह छोड़ने वाला था, आसमान में आतिशबाजी फूट पड़ी और उसे एक चीज याद आई जो उसे अभी भी करनी थी। शोको को ढूंढना, उसकी आंखों में देखना और कहना, मुझे माफ कर दो। जब वह अंततः उसे मिला, उसने उसके कंधे पर थपथपाया। दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पूछा कि क्या उसे याद है जिसने उसे कई बार चोट पहुंचाई थी। उसका सामना करते हुए शोको मुड़ी और जल्दी से चली गई। शोया उसके पीछे दौड़ा, ये दिखाने के लिए कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। उसने वो नोटबुक उठाई जिसे उसने एक बार फेंक दिया था। उसने गुप्त रूप से सांकेतिक भाषा भी सीखी थी। हर कदम पर उसे अपराध बोध महसूस हो रहा था। पछतावे से बने हाथों के माध्यम से उसने संकेत किया, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अगर आप शोको होते तो क्या आप उस पर फिर से भरोसा कर सकते थे?